हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉर्नर। हमने रे ऑप्टिक्स वाला लेसन शुरू कर रखा था, जिसमें अपने पिछली क्लास में अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को किया था। उसके लिए विभिन्न स्थितियों को किया था। आज अपने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसके बारे में करेंगे। तो जैसे अपने उत्तल दर्पण किस तरह का होता है। जैसे ये लिए अपने एक उत्तल दर्पण। जैसे ही उत्तल दर्पण होगा तो इसका जो दोबारा से बनाते अपने से एक बार, जैसे ये अपने एक उत्तल दर्पण है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसका आ गया अपने जैसे ये वक्रता केंद्र, ये आ गई इसकी फोकस, और ये आ गया इसका ध्रुव पी। अब जैसे अपने सबसे पहले वस्तु जैसे अनंत और इस ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो क्या होगा, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी। दूसरे कलर से बनाते अपने से एक बार, ऐसे। जैसे ये अपना एक वस्तु है, एक तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, और परावर्तन के बाद में कहाँ से गुजरनी चाहिए, फोकस से। तो अब ये फोकस से गुजरेगी नहीं, क्या होगा, अपने गुजरती हुई प्रतीत होगी, और परावर्तित किधर हो जाएगी, इस दिशा में। दूसरी प्रकाश किरण अपने कहाँ से गुजरे, जैसे वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र में जाती है प्रकाश किरण, वो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाती है। अवतल दर्पण में तो क्या होता है, सीधे वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। वैसे उत्तल दर्पण में भी वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, और लगेगा कहाँ से ये परावर्तित हो रही है, अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण है उसके वक्रता केंद्र से। अब दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अपने प्रतिबिंब बनेगा। ये बनेगी इमेज आई, और ये आ गया ऑब्जेक्ट वस्तु। तो देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब देखो छोटा बन रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इसमें पी और एफ के मध्य है, ध्रुव और फोकस के मध्य है। और जैसे जैसे अपने वस्तु को ध्रुव के पास ले जाते जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, छोटा। प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे इसे दूर ले जाते जाएंगे और प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और अनंत पर जाकर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। इसमें प्रतिबिंब देखो हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, और वे हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। अब जैसे इसके लिए अपने जैसे वस्तु u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस f, और ये r। जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके लिए u क्या होगा, माइनस, v प्लस होगा, f भी प्लस होगा हमेशा, और r भी प्लस। जो कोन के मिरर होता है मतलब अवतल दर्पण, उसके लिए u माइनस होता है, v भी माइनस, f भी माइनस, और r भी माइनस। ये सारी चीज़ें कुछ अपने याद रखने वाली हैं।
न्यूमेरिकलों में काम आती है, जो अपने पिछली क्लास में बताया था। तो अपने जो कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण होता है उसके लिए तो सारे प्लस ऐसे याद रखो, यू तो सब में ही माइनस होगा, तो इसमें क्या होंगे सारे के सारे ये वाले प्लस उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब जैसे अब आगे अपना टॉपिक है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, देखो जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश क्या होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वो अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाता है, भटक जाता है, मतलब अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, अपने प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह तय पर अविलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अविलंब की दूसरी ओर मुड़ता है। मतलब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा तब तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो वह अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन मेनली किसके कारण होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों के अपवर्तनांक अलग होने के कारण क्या होता है, दोनों का जो डेंसिटी अलग अलग है, जो घनत्व अलग अलग है, उसके कारण क्या आ जाता है, वेग परिवर्तित हो जाता है और प्रकाश क्या हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अपने ये एक आपतित किरण है, ये ओ बिंदु पे क्या हुआ, आपतित हुई इस तह पे, और यहाँ से ये क्या होगी, इसकी अपवर्तित किरण, और इस आपतित किरण का कुछ भाग क्या हो गया, ये देखो परावर्तित हो गया, ये हो गया आपतन कोण आई, ये क्या हो गया आपतन कोण आई, और ये हो गया अपवर्तन कोण आर। तो किसी ग्लास स्लैब ले लें अपने तो उसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब इससे संबंधित कुछ अपने नियम देखते हैं, क्या क्या नियम हैं। पहले नियम इसके देख लेते हैं। पहले चलो ये कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ किरण आई ओ क्या है, आपतित किरण कहलाती है। ये जो आई ओ, आई ये जो है आई और ये ओ, इसके बीच में जो ये किरण है ये क्या है, आपतित किरण। तथा किरण ओ आर अपवर्तित किरण कहलाती है। ये जो ओ आर है ये क्या है, अपवर्तित किरण। आपतित किरण जो आपतित किरण का पृष्ठ के अवलंब से बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। मतलब आपतित किरण है, इसका पृष्ठ के साथ ये जो कोण बन रहा है ये वाला क्या है, आपतन कोण आई। तथा अपवर्तित किरण द्वारा अवलंब से बनाया गया कोण क्या है, अपवर्तन कोण। ये जो अपवर्तित किरण है इसका ये जो अवलंब से कोण बन रहा है आर, ये क्या अपवर्तन कोण आर। अब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है अपने वो देखते, पहले ब्रश का साइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अपवर्तनांक क्या होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग c तथा माध्यम में प्रकाश के वेग v के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो अपवर्तनांक होगा वो किसके बराबर होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। और इसके अलावा क्या होगा, यदि अपने माने माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 हो
तो 1 म्यू टू को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो 1 म्यू टू होगा ये क्या, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसे 1 म्यू टू को क्या लिखते हैं, म्यू टू बटे म्यू वन। अब देखो म्यू टू का मान क्या होगा, सी बटे वी टू। वैसे म्यू वन का मान क्या होगा, अभी जो अपवर्तन की परिभाषा पड़ी उसके अनुसार सी बटे वी वन। सी से सी कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी वन बटे वी टू। मतलब जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका वेग के रूप में तो फॉर्मूला होगा वी वन बटे वी टू, और जो अपवर्तनांक के रूप में होगा वो क्या होगा, म्यू टू बटे म्यू वन, निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में। तो मतलब 1 म्यू टू क्या होगा, माध्यम में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। तो अपवर्तनांक जब एक माध्यम से दूसरे में जा रही है तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसी तरीके से जैसे ये 1 म्यू टू लिखा है तो 2 म्यू वन किसके बराबर होगा, म्यू वन बटे म्यू टू बराबर वी टू बटे वी वन। अब जो प्रकाशिक सघन तथा विरल माध्यम, ये क्या है, वह माध्यम जिसके अपवर्तनांक का मान अधिक हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। मतलब ऐसा माध्यम जिसके लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, अपने प्रकाशिक सघन माध्यम, मतलब सघन माध्यम। और वह माध्यम जिसके अपवर्तनांक का मान कम हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक विरल माध्यम या फिर विरल माध्यम, मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यदि माध्यम प्रकाशिक रूप से विरल हो, मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा। मतलब जो विरल माध्यम होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक। तथा यदि माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन हो तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम। अब ये अपने देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे वायु क्या है, थोड़ी विरल, और जल क्या है, थोड़ा सघन है। एक तरीके से माने माध्यम जल वाला। अपने एक हवा में चलते हैं तो आराम से चलते हैं ना, मतलब ये जो अपने डेली लाइफ में चलते हैं हवा में ही चलते हैं। और यदि ये अपने पानी पड़ा, पानी में चल के देखें तो पानी में अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। उस जितने वेग से अपने हवा में चल रहे उतने वेग से पानी में नहीं चल पाएंगे। तो हवा विरल है तो इसमें वेग देखो अपना ज़्यादा है, और जल सघन है तो उसमें अपना वेग क्या है, कम है। अब अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम पहला तो क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसे उसमें था परावर्तन के नियम में आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वैसे इसमें क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो इसकी आवृत्ति तथा कला अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब इसकी जो आवृत्ति होगी और कला ये तो परिवर्तित नहीं होगी, जबकि इसका वेग तथा तरंगदैर्ध्य ये दोनों क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा नियम क्या है, जिसे बोलते हैं अपने स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो तीसरा नियम है वो क्या है कि जो आपतन अपने हैं, देखें जो स्नेल का नियम वो क्या है कि जो अपने आपतन कोण आई था और अपवर्तन कोण आर था, इन दोनों की जया, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, तो जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण इन दोनों की जयाओं का अनुपात क्या रहता है, नियत, जिसे क्या कहते हैं, अपने माध्यम का अपवर्तनांक म्यू कहते हैं। ये तीसरा नियम है, स्नेल का नियम है, जो अपवर्तन का ही नियम है। अब जो अपने आया था म्यू था, म्यू को अपने पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो 1 म्यू टू लिख सकते हैं ना। और 1 म्यू टू किसके बराबर होगा, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन में आर। और 1 म्यू टू को अपने प्रवर्तन में भी पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन में म्यू वन। तो 1 म्यू टू या फिर म्यू टू अपॉन में म्यू वन किसके बराबर होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। जहाँ 1 म्यू टू तो क्या माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यह समीकरण ही क्या कहलाता है, स्नेल का अपवर्तन नियम कहलाता है। अब अपने कांच की पट्टिका से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने ये एक कांच की पट्टिका मानी, ABCD कांच की पट्टिका है, जिसमें ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है आई कोण से L बिंदु पर। अब ये जो KL किरण है ये आपतित हो रही है
और अगर ये दूसरा माध्यम कांच ना होता तो ये सीधी इस दिशा में जाती, मतलब एल सी दिशा में आगे बढ़ती। पर क्या हो गया, यहाँ पे विरल से सघन माध्यम में आ रही है, तो अपने ये एल डैश एक क्या बनाया, एल एल डैश एक अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाया तो विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये किधर किरण झुक जाएगी, ये देखो, ये जो है अभिलंब की ओर इधर झुकी हुई है। और फिर ये एम पॉइंट पर आती है, मतलब एल एम में जो ये क्या है, जो कांच के अंदर अपवर्तित किरण है। अब कांच के पृष्ठ से ये बाद में जो डीसी पृष्ठ है, इससे हवा में जा रही है, फिर दोबारा इसका अपवर्तन होगा। तो अब देखो ये सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पे अपने अभिलंब बना हुआ है एम पॉइंट पे, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो आपतित किरण, ये जो है अभिलंब एल एल डैश है, इसके मध्य जो बना कोण है आपतन कोण आई। ये दूसरा अपवर्तित किरण एल एम है, इसके द्वारा अभिलंब एल एल डैश से बना अपवर्तन कोण क्या है, आर। अब देखो एकांतर कोण से जो एल डैश एल एम कोण आर है, तो ये वाला जो दूसरी तरफ ये कोण बन रहा है, ये भी क्या होगा, आर, एकांतर कोण के नियम से। अब ये आर आ गया, तो ये जो बाहर निकल रही है किरण, ये कौन सा कोण बना रही है, निर्गत कोण या इमर्जेंट एंगल है, ई बना रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी थ्योरी में ऊपर लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें लिखी रखी हैं अपने देखते हैं अभी। देखो माना ABCD क्या एक कांच की पट्टिका है जिसका अपवर्तनांक म्यू जी, कांच के पट्टिका का अपवर्तनांक क्या म्यू जी, और मोटाई कितनी है टी। प्रकाश की एक किरण KL सतह AB पर कोण I बनाते हुए आपतित होती है। देखें अपने, ये जो KL किरण है, देखो प्रकाश की किरण KL AB सतह पर I आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है। देखो KL किरण है, ये I आपतन कोण बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और इसके बाद अपने देखें आगे, कांच से अपवर्तन के पश्चात यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा एल एम के अनुदिश इस प्रकार जाती है कि अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, आर। अब अपवर्तन विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या, देखो अभिलंब की ओर मुड़ गई और किस दिशा में गई, एल एम दिशा में गई, और कितना कोण बनाते हुए, अपवर्तन कोण है आर बनाते हुए। अब बिंदु M पर प्रकाश की किरण का पुनः अपवर्तन होता है। ये जो बिंदु M है, इस पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण का पुनः अपवर्तन हो रहा है तथा यह कांच की पट्टिका से निकलकर वायु में MN के अनुदिश चलती है। ये देखो कांच की पट्टिका से चलकर किस दिशा में जा रही है, आगे MN दिशा में जा रही है। बिंदु M पर अपवर्तन के लिए आपतन कोण क्या है, R। M पे आपतन कोण क्या हो गया, यहाँ पे R, तथा अपवर्तन कोण क्या है, E होता है। अपवर्तन कोण क्या है यहाँ पे, E, जिसे क्या गया अपने निर्गत कोण। अब देखें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो ये विलंब की ओर मुड़ जाती है, और तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो ये विलंब से क्या हो जाएगी, दूर मुड़ जाती है। अब इस पर अपने डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि अपने बिंदु L है, इस पर स्नेल के नियम से, तो बिंदु L देखें तो यहाँ पे बिंदु L क्या है, बिंदु L पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात क्या होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा, मतलब म्यू AG बराबर क्या होगा, साइन I अपॉन में साइन R। तो यहाँ पर देखो म्यू AG इक्वल टू क्या आ गया, म्यू AG बराबर साइन I बटा साइन R। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने देखें जो बिंदु M पर स्नेल के नियम से, M पर देखें आपतन कोण तो M पर क्या R, और अपवर्तन कोण क्या है, मतलब जो निर्गत कोण है वही अपवर्तन कोण है, वो कितना है E। तो यहाँ पे देखें किससे, ये एयर से ग्लास में आ रही थी, अब ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब कांच से हवा में।
तो यहाँ पे क्या आएगा, जी म्यू ए, मतलब जो अपने लिखेंगे यहाँ पे जी म्यू ए। जी म्यू ए का मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, कांच से किस में जा रही है, हवा में प्रकाश किरण जा रही है। तो इसके लिए जी म्यू ए का मान क्या आएगा, यहाँ पे अपने देखेंगे जी म्यू ए बराबर क्या होगा, स्नेल के नियम से साइन आर बटे साइन ई। तो जी म्यू ए, जो जी म्यू ए, ये अपने क्या मिला, साइन आर बटे जी म्यू ए बराबर क्या, साइन आर बटे साइन ई। अब देखें अपने जो पढ़ा हुआ है कि जब प्रकाश किरण, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की कोई किरण बहुत से परावर्तन और अपवर्तनों से होकर गुजरे और उसके पश्चात इसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का अनुसरण करती है। मतलब पहले वाले पथ का अनुसरण करती है, जैसे एयर टू ग्लास में है, एयर से ग्लास में, और फिर ग्लास से एयर में जाए तो इन दोनों के अपवर्तनांकों का जो गुणा होगा वो कितना होगा, एक होगा, मतलब मल्टीप्लाई इनका क्या होगा, एक। ये अपवर्तन से संबंधित नियम है। तो अब देखेंगे जो अपने ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए, ये बराबर क्या होगा, एक। तो ए म्यू जी और जी म्यू ए का मान अपने निकाला वो रखेंगे। ए म्यू जी का मान क्या, साइन आई बटा साइन आर, और जी म्यू ए का मान का साइन आर बटा साइन ई। ये यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा अपने, साइन आई बटा साइन आर बराबर गुणा साइन आर बटा साइन ई बराबर एक। साइन आर से साइन आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रह जाएगा साइन आई बराबर क्या होगा, साइन ई। मतलब यहाँ से आई बराबर किसके आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। मतलब आई इक्वल टू ई, अर्थात निर्गत हुई एम एन आपतित किरण के एल के क्या है, समांतर है। मतलब आपतन और अपवर्तन कोण बराबर आ गए, तो ये एक दूसरे के समांतर होंगी। अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण पार्श्विक रूप से स्थापित होती, मतलब कुछ दूरी से निकलती है निर्गत किरण आपतित किरण से। वो कैसे, अभी देखते हैं अपने चित्र में कि देखें, ये तो आपतित किरण की दिशा है, ये निर्गत किरण की दिशा है। अब इसके बीच में जो ये वाली कुछ दूरी दिख रही है ना, यही होता है अपना पार्श्विक विस्थापन, इसे डी से लिखते हैं। अब इसके लिए अपने पार्श्विक विस्थापन के लिए डेरिवेशन करते हैं। पार्श्विक विस्थापन के लिए डेरिवेशन, तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल लिया एल 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 डैश एम में, त्रिभुज एल 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 डैश एम में। तो ये त्रिभुज क्या है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ले लिया एल एल डैश एम। इसमें देखो ये वाली दूरी तो पता है अपने मोटाई टी है कांच की सिल्ली की, और ये करण देखो दो त्रिभुज लेंगे, एक तो एल एल डैश एम और दूसरा एल एम एन डैश। अब इन दोनों में कॉमन भुजा कौन सी आ रही है, एल एम आ रही है ना, तो एल एम तो अपने एक लेना है, और दूसरा यहाँ पे ये मोटाई टी दे रखी है, ये लेना है। तो देखो कौन है आर, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये 90 डिग्री का कौन है इसके सामने वाली ये करण, और ये आधार। तो ये तो हो गया लंब कोण के सामने वाली, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या होगा करण, और ये आधार। अब देखो आधार अपने दे रखा है टी, और करण अपने चाहिए क्योंकि अगले में भी निकालना है। तो आधार और करण किस में आते हैं, कोस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे कोस आर बराबर क्या होगा, एल एल डैश बटे में एल एम। तो क्या है अपने यहाँ पे कोस आर बराबर एल एल डैश बटे में एल एम, और फिर जो एल एम है इधर ले आएंगे तो एल एम की जगह कोस आर आ जाएगा, तो एल एम बराबर एल एल डैश बटे कोस आर। अब जो ये अपने एल एल डैश था उसका मान कितना है टी, तो एल एम बराबर क्या आ जाएगा टी बटे कोस आर। ये क्वेश्चन नंबर आगे 4, टी बटे कोस आर। अब अपने एक ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज एल एम एन डैश में, ट्रायंगल एल एम एन डैश में क्या होगा, देखो अपने ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल एल एम एन डैश।
अब इसके लिए देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला क्या हो गया एक तरीके से करण। ये कोण डेल दे रखा है, डेल, तो ये सामने वाला डेल के सामने वाला क्या हो गया लंब। ये क्या है करण और ये लंब। लंब कितना अपने दे रखा है, देखो पार्श्विक विस्थापन डी है लंब, तो यही अपने निकालना है। तो एक तो लंब चाहिए और एक क्या चाहिए अपने करण। लंब और करण किस में थे, साइन वाले फॉर्मूले में। तो साइन डेल बराबर क्या होगा, लंब बटा करण, मतलब एम एन डैश बटे में एल एम, एम एन डैश बटे में एल एम। तो यहाँ से क्या है अपने साइन डेल बराबर क्या आया, एम एन डैश बटे एल एम। यहाँ से एल एम इधर ऊपर चला गया तो साइन डेल नीचे आ गया। एम एन डैश का मान क्या था डी, तो एल एम बराबर क्या आ गया डी अपॉन में साइन डेल। एल एम इक्वल टू क्या आ गया डी अपॉन में साइन डेल। अब इक्वेशन 4 और 5, 4 में एल एम का मान क्या है टी अपॉन में कोस आर, और 5 में एल एम का मान क्या है डी अपॉन में साइन डेल। तो दोनों में एल एम के मान है, दोनों के मान रखे, दोनों बराबर मान हुए, तो रखा तो क्या है अपने टी अपॉन कोस आर इक्वल टू डी अपॉन में साइन डेल। तो यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आएगा यहाँ से डी बराबर क्या आएगा, डी वहीं पर या साइन डेल इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो टी साइन डेल का मान क्या है, देखो उस डायग्राम में अपने देखें डेल का मान क्या आता है, ये डेल है, ये आपतन कोण आई है, ये वाला आपतन कोण आई है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण टोटल क्या हो गया आई। अब आई में से ये आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर, मतलब डेल का मान किसके इक्वल होगा आई माइनस आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने जो डेल था उसकी जगह रख दिया आई माइनस आर, तो ये डी बराबर टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। अब देखो आपतन कोण बिल्कुल छोटा हो, तो जैसे कोण बिल्कुल छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, कोस थीटा को एक, वैसे यहाँ पे आई बिल्कुल कम है तो आर भी कम हो जाएगा, तो साइन आई माइनस आर ये और कम होगा, तो साइन आई माइनस आर को क्या लिख सकते हैं अपने आई माइनस आर, और कोस आर का मान क्या हो जाएगा एक, तो डी बराबर क्या आएगा टी आई माइनस आर। ये डी पार्श्विक विस्थापन का सूत्र है, कांच की सिल्ली की मोटाई आपतन कोण और अपवर्तन कोण के रूप में। यदि अपने अपवर्तनांक के रूप में निकालना हो ये फॉर्मूला, तो कैसे निकालेंगे, अपने पता है ए म्यू जी, एयर से ग्लास में जब किरण आ रही है तब अपने जो आपतन कोण है उसकी जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात क्या रहेगा ए म्यू जी के बराबर। तो आपतन कोण क्या है आई और अपवर्तन कोण आर, तो ए म्यू जी का मान क्या हुआ साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ से यदि आई और आर बिल्कुल छोटे हैं तो ए म्यू जी को क्या लिख सकते हैं साइन आई को आई और साइन आर को क्या लिख सकते हैं आर, तो ए म्यू जी का मान क्या हो जाएगा आई माइनस आर। तो ए म्यू जी का मान क्या हो गया आई अपॉन आर। तो यहाँ से आई बराबर क्या आ जाएगा आर का मल्टीप्लाई, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, आई इक्वल टू आर ए म्यू जी, और ये आई का मान उस इक्वेशन में रख देंगे, पहले वाली समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो डी बराबर टी आई माइनस आर था, यहाँ पे आई की जगह आई का वो वाला मान रखेंगे, तो क्या होगा अपने रखा आई का मान वहाँ पे आई की जगह पे, तो डी बराबर क्या होगा टी आई की जगह आ गया आर ए म्यू जी माइनस आर, आर कॉमन आ गया तो डी बराबर आ गया टी आर ए म्यू जी माइनस एक। ये हो गया पार्श्विक विस्थापन का अपवर्तनांक के रूप में समीकरण। तो ये पार्श्विक रूप का अपवर्तनांक के रूप में समीकरण है। तो आज अपने क्या किया, सबसे पहले उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, फिर अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, और उसके बाद में कांच की सिल्ली मतलब
ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है या अपवर्तन होता है उसमें आपतन कोण और निर्गत कोण को एक तो बराबर सिद्ध किया और फिर उसके पार्श्विक विस्थापन का सूत्र भी उत्पन्न किया।